स्टूडेंट, पिछला वीडियो में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। डी डिस्टेंस पर कितना होता है स्ट्रेट वायर के वजह से। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वो फार्मूला जो है हमने निकाला था, ड्राइव किया था, वो क्या था फार्मूला। हम लोग का फार्मूला मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में। ए वाला एंगल θ1 हो रहा था, ए वाला एंगल θ2 है ना, ए वाला एंड जो एंगल। तो यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो म्यू0 I बाई 4πd इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये फार्मूला था, है कि नहीं, साइन θ2 ये फार्मूला। अब यहाँ पर देखें हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ए एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है, ए बी एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। अब इसके वजह से यहाँ पर डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लेगा। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि रियल में इन्फिनिटी पर जा रहा हो। अगर बहुत लंबा वायर हो तो इन्फिनिटी की तरह बिहेव कर सकता है। इसके रिलेटिवली ये वाला डिस्टेंस जो है डी, ये अगर छोटा होगा रिलेटिवली वायर के रेस्पेक्ट में, तो हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें। तो इस वाले एंड को, जैसे इस वाले एंड को यहाँ ज्वाइन करते थे तो ये θ1 बनाता था परपेंडिकुलर के साथ, और इस वाले एंड जिनको θ2 पर। तो इस वाले अगर एंड को ज्वाइन करे तो ये इन्फिनिटी में मीट करेगा, इन्फिनिटी पर। तो ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, इन्फिनिटी पर मीट करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये θ टेंस टू 90 डिग्री होगा, ये θ टेंस टू 90 डिग्री। और सिमिलरली ये वाला एंड भी इन्फिनिटी पर अगर मीट करेगा तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा म्यू0 I बाई 4πd इंटू 1+1 हो जाएगा, है कि नहीं, 1+1। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू0 I बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा 2πd। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू0 I बाई 2πd हो जाएगा। अब देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब देखिए दूसरा एंड तो इन्फिनिटी पर मीट करेगा, लेकिन इधर वाला जो एंड होता था, इधर वाला एंड यहाँ पर जो ज्वाइन होता था इधर की तरफ, वो वाला एंड ऐसे मूव करके यहाँ चला गया, मतलब θ0 बना रहा। ऐसे नीचे रहता तो कुछ एंगल बनाता, लेकिन ये वाला एंड मूव करते करते यहाँ पर पहुँच गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके वजह से निकाले सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर के वजह से, तो डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू0 I, यहाँ पर ये वाला θ2 तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, और θ1 0 हो गया। तो वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू0 I बाई 4πd इंटू साइन 90 प्लस साइन 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू आ जाएगा हमें म्यू0 I बाई 4πd। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये वाला जो एंड है इन्फिनिटी पर जा रहा है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ये वाला एंड इन्फिनिटी पर जा रहा है और ये वाला एंड भी इन्फिनिटी पर जा रहा है। अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंगल बाइसेक्टर, जिसका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट ए मान ले रहा हूँ, इसको पॉइंट ए मान लिया है ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, फार्मूला इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें इस पॉइंट पर, और इस वाले वायर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। तो करंट इधर से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पर कितना होगा। तो ये वाला एंड तो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर मिस्टेक आप लोग कर देते हैं, यहाँ पर ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 10 cos 30, तो ये हो जाएगा 10 cos 30, ये हो जाएगा, ये 10 sin 30 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30 का मतलब 5 हो जाएगा, ये वाला, ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले एंड को ज्वाइन करें हम लोग, इस वाले एंड को ज्वाइन करें तो ये इन्फिनिटी पर मीट करेगा। ऐसे पैरेलल ज्वाइन करें तो ये वाला एंड इन्फिनिटी पर मीट करेगा, है ना। ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ, इन्फिनिटी पर ज्वाइन करता हूँ तो इन्फिनिटी मीट करेगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर निकालें तो एक वाला एंड तो 90 डिग्री बना रहा है ये वाला, और ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ध्यान से सुने, तो देखिए ये वाला एंड को अगर ज्वाइन करें तो इन्फिनिटी पर मीट कर रहा है, और ये वाला एंड यहाँ पर ज्वाइन कर,
तो इसके वजह से इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि आप फिंगर को थंब को रखेंगे इसके तरफ करंट कैरिंग वायर की तरफ, तो जो हमारा फिंगर है अंदर की तरफ जाएगा, कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ होगी, या तो यहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मैं 1 मिनट थोड़ा इसको रिमूव कर लूँ, तो यहाँ पर अंदर हो गया, ठीक है। अब फार्मूला लगा लेते हैं इसके वजह से, इस वायर को 1 बोल देता हूँ, इस वायर को 2, 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे V1, तो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, उसका वैल्यू μ0I/4 पाई डी के जगह पर कितना होगा 5 मीटर पुट करेंगे, क्योंकि ये वाला डी का वैल्यू 5 मीटर होगा, इंटू साइन 90, एक वाला एंड 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, √3/2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ये वाला ये मैग्नेटिक फील्ड जो आया आंसर नहीं होगा, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये इतना वैल्यू है। सिमिलरली इस वाले वायर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे, तो ये वाला 10 मीटर है तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली 5 मीटर हो जाएगा, ये वाला 5 मीटर होगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये वाला एंड कहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इन्फिनिटी पर ज्वाइन करेंगे, ये वाला एंड को इन्फिनिटी पर ज्वाइन करेंगे। और ये वाला एंगल कितना बना रहा है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो हमें परपेंडिकुलर के साथ एंगल लेना होता है, तो 60 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल, 60 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। तो सेम केस इसमें जैसे 90 डिग्री और 60 डिग्री होता था, इसमें भी ये इसको ज्वाइन करेंगे इन्फिनिटी पर, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम सीधे क्या करेंगे, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाले तो अंदर की तरफ आएगा। आप देखें फिंगर को रखें, इसके थंब को इधर की तरफ रखें और फिंगर को कर्ल करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा और इधर बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ टोटल आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वजह से जैसे आप स्क्वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कि इसको ज्वाइन कर दे, हम लोग इस एंड को ज्वाइन कर दे यहाँ से यहाँ, है ना, और इस वाले एंड को भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखें ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा क्या, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, साइड ए है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू a/2 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल ये है ना। अब डायरेक्शन देख लेते हैं सबका, छोटे छोटे सब एलिमेंट की वजह से, इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो थंब को आप करंट के अलॉन्ग रखें, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अगर थंब को इधर रखेंगे तो आपका कर्ल करेंगे तो फिंगर इधर अंदर जाएगा और इधर की तरफ बाहर आएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ होगा इस वायर की वजह से। सिमिलरली इस वायर की वजह से भी देखें, इस वायर की वजह से देखें तो थंब इधर की तरफ अंदर जाएगा और इधर की तरफ बाहर आएगा, सेम बाहर की तरफ, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा। इस वाले वायर के वजह से भी देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, इस वाले वायर के वजह से भी करंट का डायरेक्शन निकालेंगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सबको ऐड करें, सबको ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्शन सब है, तो इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ मैं पहले। ये वाला एंगल 45 डिग्री बना रहा है, ये भी एंगल 45 डिग्री बना रहा है। तो अगर इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले, इस वायर के वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, μ0I/4 पाई डी के जगह पर कितना होगा, a/2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 साइन 45, दोनों 45 है ना, ये वाला एंगल भी 45 है और ये वाला एंगल भी 45। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड निकल गया एक इस वायर के वजह से, इस वायर के वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया इस वायर के वजह से। और सिमिलरली इस वायर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ से ऐसे, तो ये भी वैसे ही 45 बनाएगा, तो इसके वजह से निकाल लेंगे। फिर सिमिलरली इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, इस वायर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और इस वायर के भी, सब में केस सेम है, सब में केस सेम है। तो इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, क्योंकि सबके वजह से डायरेक्शन सेम ही है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन का साथ सुनेंगे तो ज़रूर क्लियर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें आप,
यहाँ पर देख एक करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर है। तो अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया जाए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया जाए करंट एलिमेंट, छोटे से करंट एलिमेंट के उसी पोजीशन पर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो कितना होगा यहाँ पर। अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो बेसिक फार्मूला आप लगाते हैं डी बी इक्वल्स टू कितना हो रहा था, म्यू नट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला करंट एलिमेंट के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो डी एल जो है आर का वैल्यू क्या होता था, यहाँ से डिस्टेंस होता था, अब आर टेंस टू जीरो हो गया, आर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, आर इक्वल्स टू जीरो। तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, ये वाला कुछ वैल्यू आएगा, है ना, तो कुछ वैल्यू आएगा, उसको जीरो से डिवाइड करेंगे, समथिंग डिवाइड बाई जीरो, मान ले रहा हूँ 5 आया, समथिंग डिवाइड बाई जीरो, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो करंट एलिमेंट के वजह से उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगा, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत छोटा होता है, यहाँ देखने के लिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये टेंस टू बहुत छोटा होता है, डीएल का वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि वायर पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, अगर ये वायर है, हमें इसी वायर पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट ऊपर ही है, इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डीएल के वजह से अगर मैग्नेटिक, इस सारे एलिमेंट के वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस एलिमेंट के वजह से, यहाँ पर भी तो छोटा सा एलिमेंट होगा, उसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। ये छोटे से एलिमेंट जो है, जहाँ पर ये पॉइंट है, वहाँ का जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, जैसे ये डीएल हो रहा था, उसी तरह से यहाँ भी एक करंट एलिमेंट है छोटे से डीएल के वजह से, इसके वजह से यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। और इन सारे एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल भी लिया, तो इसके वजह से तो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट में अगर कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें, कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, वो वैल्यू कितना आएगा। इन्फिनिटी में समथिंग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो तो डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड उसी वायर पर हमें निकालना हो तो वो अनडिफाइंड होगा, उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें, लेकिन वही करंट कैरिंग वायर, लेकिन वो पॉइंट जो है अगर उस वायर पर लाई नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड है, वहाँ आप निकाल सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन इस वायर पर लाई नहीं करना चाहिए, इस वायर पर लाई नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये पॉइंट नीचे की तरफ है, तो इस वायर पर लाई नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो ये वाला आर पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर आर, और डीएल वेक्टर इधर की तरफ है, डीएल वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम लोग फार्मूला में देखें तो म्यू नट आई बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो रहा था, है ना, डीबी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 180, थीटा 180 डिग्री कितना होता है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा साइन थीटा, तो टोटल डीबी कितना हो जाएगा, जीरो। तो सारे एलिमेंट की वजह से निकालेंगे तो सबके एलिमेंट की वजह से 180 डिग्री ही एंगल बनेगा, सब एलिमेंट की वजह से 180 डिग्री एंगल बनेगा, तो सारे एलिमेंट की वजह से जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से उसी लाइन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, उसी लाइन पर, लेकिन उस वायर पर लाई नहीं करना चाहिए, नीचे हो या ऊपर रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जैसे यहाँ पर ये वायर है, इसके वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड इस नीचे वाले पॉइंट पर, इस लाइन, ये करंट कैरिंग वायर पर नहीं है, यहाँ पर कहीं से करंट आ रहा होगा, ऐसे मूव चला गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो जीरो होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक सिचुएशन आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे मान लो कि करंट इधर से आया, ऐसे गया, ऐसे करंट चला गया। अब हमसे पूछ दिया जाए कि इन वायर वजह से 1 के वजह से और 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो जीरो होगा, क्योंकि इस वायर पर लाइन नहीं कर रहा है, लेकिन इसी लाइन में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इस वायर पर लाइन नहीं कर रहा है, लेकिन इसी लाइन पर है, तो 1 और 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा यहाँ पर, क्योंकि यही लाइन पर है। लेकिन अगर यहाँ पूछ देता कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो नहीं,
यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। इधर कहीं भी वायर पर पॉइंट जो होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ देखें तो यही इसी को समराइज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें तो इस डीएल के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, लेकिन वायर के वजह से अनडिफाइंड होगा। किसी भी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड अनडिफाइंड होगा क्योंकि डीएल के वजह से इनफाइनाइट हो। लेकिन उसी पॉइंट इसी लाइन पर अगर कोई दूसरा पॉइंट है इसी लाइन पर लेकिन वायर पर लाइन नहीं कर रहा तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन वो डिफाइंड है, जीरो होगा वहाँ पर। अब देख लेते हैं हम लोग कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। जैसे देखिए आप लोग को दिख रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप है, इधर से करंट ऐसे गया और मूव करके ऐसे आया, है ना। अब इसके एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा। यहाँ पर आपको 3D में दिख रहा होगा, यहाँ पर इसका एक्सिस ये है, एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्स डिस्टेंस पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस इसको मान लूँ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखें ये हमारा पोजीशन वेक्टर है आर कैप, इधर की तरफ ये पोजीशन है, डायरेक्शन इसका आर कैप देता है। और ये हमारा डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर है। तो डीएल और पोजीशन वेक्टर के थीटा जो होता था, हमने फार्मूला जो बताया था आप लोगों को, म्यू0 I/4 पाई डी, म्यू0 I/4 पाई डी, सॉरी म्यू0 I/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा जो होता था, ये वाला थीटा जो होता था एंगल बिटवीन डीएल और आर पोजीशन वेक्टर के बीच होता था। एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, आर कैप के बीच का एंगल होता था, है ना, वो थीटा होता था। तो यहाँ पर देखें अगर यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला में साइन 90 हो जाएगा। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इस छोटे से एलिमेंट के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर रहेगा। आप फिंगर को, थंब को इधर के इस टेंजेंट की तरफ रखें और फिंगर को कर्ल करें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिंगर तुम्हारा ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा। जैसे कि आप लोग वायर होता था, अब वायर के वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है यहाँ पर तो आप क्या करते थे, करंट के हम फिंगर रखते थे तो थंब फिंगर हमारा अंदर जाता था और यहाँ के इधर की तरफ बाहर आता था। तो यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा अंदर की तरफ, वही पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी सिमिलरली देखें तो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये पोजीशन वेक्टर है तो यहाँ पर अगर आप फिंगर को इधर थंब को रखेंगे और करंट को ऊपर की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, आर वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वैसा ही करंट एलिमेंट होगा, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। यहाँ पर देखें डीएल वेक्टर के वजह से हमने परपेंडिकुलर होगा। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस छोटे से इस करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक इसके परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, इधर की तरफ कॉस थीटा होगा और इधर की तरफ एक साइन थीटा होगा। एक तो कॉस थीटा होगा और इधर की तरफ साइन थीटा। सिमिलरली इस करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा डी बी साइन थीटा और इधर की तरफ डी बी कॉस थीटा। तो यहाँ के देखिए यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है इसके अपोजिट वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ और इसका कंपोनेंट इधर की तरफ, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, है ना, और ये कैंसिल कर दे। लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो कैंसिल नहीं होगा। डी बी कॉस थीटा अगर इसको मान रहे तो थीटा हो जाएगा, है ना। अगर इसको ये वाला एंगल फाई मान लो तो ये कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कॉस फाई हो जाएगा। इसको थीटा नहीं मानते, इसको फाई मानते, ये भी फाई हो जाएगा और ये वाला डी बी साइन फाई हो जाएगा, डी बी साइन फाई हो जाएगा, डी बी साइन फाई, क्योंकि डायग्राम में नीचे फाई लिया हूँ इसीलिए मैं ले रहा हूँ, डी बी साइन फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से आर का वैल्यू कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस एक्स है और ये रेडियस ए है, तो इसके वजह से इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, √a² प्लस x², r = √a² प्लस x² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें
तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी था, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक डीबी कॉस फाई और एक होगा एक डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई। उसी तरह से इसका एक कंपोनेंट होगा डीबी कॉस फाई और एक डीबी साइन फाई। तो यहाँ पर देखें ये दोनों एक्सिस की तरफ होगा और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, तो ये यहाँ का अपोजिट करंट एलिमेंट यहाँ है, सिमिलरली इधर का यहाँ होगा, इधर का यहाँ होगा। इस तरह से हर पॉइंट का एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसका कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक्चुअली में देखें तो इस तरह से क्रिएट करेगा, ऐसे यहाँ पर देखें तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे होगा। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सारा कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सारे हॉरिजॉन्टल। अब इस सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दें, अगर सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होगा ही। तो यहाँ पर देखें ये डीबी साइन फाई हो जाएगा, डीबी ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस तो जीरो हो ही जाएगा, डीबी कॉस फाई का समेशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग के मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें तो डीबी साइन फाई और डीबी का फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90, क्योंकि आर और पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच का एंगल 90 डिग्री था। यहाँ पर हमने देखा था पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच का एंगल 90 डिग्री था, ये वाला थीटा था, ये वाला थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस फाई का जो वैल्यू है, कॉस फाई का वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, सॉरी बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस फाई है, साइन फाई, साइन फाई है, साइन फाई का वैल्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए डिवाइड बाई आर, और आर का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ तो म्यू नॉट आई डी एल ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब है, तो आर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है ना, का रूट का पावर 3/2 है ना। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर अब डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे बच जाएगा, ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे और डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करेंगे तो टोटल सर्कुलर 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा, 2 पाई ए के इक्वल, क्योंकि रेडियस ये है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना वैल्यू हमने निकाला। उसके बाद बी एक्स का वैल्यू अगर निकालें, बी एक्स का वैल्यू निकालें मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये आ जाएगा फार्मूला म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो इस तरह से आसानी से निकल गया ये वाला फार्मूला। अब आपको मान लो रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का इधर कंपोनेंट बचा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इधर की तरफ। अगर इधर के वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इधर ही आएगा। तो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमेशा अगर मान लो कि इधर पॉजिटिव मान लिया हमने, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव मान लिया, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव ही रहेगा। और सेंटर पर अगर निकालें, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर पर तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। मान लो यहाँ पॉइंट था, ये पॉइंट मूव करते करते यहाँ आ गया, क्योंकि ओरिजिन यही था। एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, अगर इसमें एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये म्यू नॉट आई बाई 2a होगा। आप 0 पुट करके देखेंगे, यहाँ पर म्यू नॉट आई बाई 2a होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है सेंटर पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आ गया। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, म्यू नॉट आई, यहाँ पर म्यू नॉट आई बाई 2a होगा, म्यू नॉट आई बाई 2a मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड का अगर ड्रॉ करें तो एक्सिस पर इधर की तरफ आएगा। आप इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज होगा, यहाँ पर और कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहाँ पर नहीं निकाल सकते, इधर का डायरेक्शन कुछ अलग होगा। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके छोटे से एरिया के लिए हम लोग यूनिफॉर्म मान सकते हैं, छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें इस करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है ना, ऐसा करंट कैरिंग है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, और यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, यहाँ पर ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे रिमूव, ऐसे गया, ऐसे गया,
ऐसे गया और ऐसे, ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा, है ना, सर्कुलर बनेगा क्योंकि छोटा सा एलिमेंट की वजह से तो यहाँ करंट कैरिंग ऐसे होगा ही, है ना, ऐसे गया फिर इससे बाहर निकला, ऐसे गया और इससे बाहर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो। सर हमको कैसे पता चलेगा किधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगी और किधर की तरफ? तो आप इसके लिए थंब रूल यूज कर ले। थंब रूल में क्या है, अब मान ले रहा हूँ कि करंट इधर से अंदर आ रहा, यहाँ पर करंट जो है, यहाँ पर करंट बाहर आ रहा और यहाँ पर अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आप फिंगर को कर्ल करें करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को अपना कर्ल करें करंट के डायरेक्शन में। जो स्ट्रेच थंब होगा, हमारा थंब जो स्ट्रेच होगा वो हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, आप फिंगर को कर्ल करेंगे इधर से इधर की तरफ, ऐसे फिंगर को कर्ल करें, फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब आपका इधर की तरफ स्ट्रेच होगा। करके देखें, कर्ल करें इधर की तरफ तो देखेंगे इधर की तरफ स्ट्रेच, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, है ना। अगर फिंगर को इस तरह से, अगर करंट ऐसे जा रहा होता, यहाँ पर अंदर जा रहा होता और यहाँ बाहर आ रहा होता, तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड अगर कर्ल करते करंट के डायरेक्शन में तो थंब इधर स्ट्रेच होता, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ इधर की तरफ होता, इधर की तरफ निकलता मैग्नेटिक। तो ये ऐसा देखिए, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड किसका हो रहा था, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड किसका है, मैग्नेट का होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ऐसा ही तो होता था यार। ये मान ले रहा हूँ बार मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ड्रॉ करते थे तो कैसे होता था, एक मिनट, ये बार मैग्नेट है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको ड्रॉ करना है। तो ये नॉर्थ पोल होता था, ये साउथ पोल। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे इंटर करती थी, ऐसे ऐसे आती थी, सेंटर पर ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक, ऐसे कुछ नहीं कर रही थी, कुछ ऐसे जा रही थी, है ना, फिर यहाँ से ऐसे इंटर कर रहे थे, कुछ इधर से इंटर कर रहे थे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाला जो करंट कैरिंग सर्कुलर रूप होता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसमें एक नॉर्थ पोल जो होगा, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो नॉर्थ पोल, और इधर को साउथ पोल। तो इसको करंट कैरिंग वायर को हम लोग ऐसा समझ लें कि एक मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर। सर नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमें देखें, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है वो तो नॉर्थ पोल होता है। तो यहाँ पर देखें तो हमने फिंगर को कर्ल कर ले, मान रहा हूँ कि फिंगर करंट, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इस पॉइंट से, सॉरी इस वाला पॉइंट से बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इधर से अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी और यहाँ अंदर जा रहा है। तो फिंगर को कर्ल करें तो थंब बाहर की तरफ जा रहा है, थंब किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और जिधर से साउथ पोल हो जाएगा। एक क्लॉक रूल भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करंट कैरिंग वायर जो है एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। आप यहाँ पर देखें, अगर करंट का डायरेक्शन, थंब रूल यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप लिख सकते हैं, द राइट हैंड रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट एक्सिस, कर्ल द फिंगर एट ऑफ राइट पाम along ए सर्कुलेशन ऑफ करंट। आप करंट के सर्कुलेशन के अलॉन्ग अपने फिंगर को कर्ल करें, है ना, circulation in the loop, then a stretched thumb will give the direction of magnetic field at axis, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर जा रहा है और करंट कैरिंग लूप यहाँ अंदर जा रहा है, इधर से करंट बाहर आ रहा है। तो आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो आप फिंगर इधर से इधर की तरफ कर्ल करेंगे, ऐसे फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब आपका इधर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ होगा। तो आपका अगर इसको बोले तो इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर मैंने ड्राइंग भी करके रखा था, पता नहीं है कि नहीं, चलो नहीं है कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाले कोई भी तो एक क्लॉक रूल होता है। क्लॉक रूल क्या होता है, यहाँ पर देखें, ये बच्चों के लिए बनाया जाता है। क्लॉक रूल ऐसे, मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे तरफ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर देखें आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको कैसा करंट जा रहा है, इधर से आपको क्लॉक वाइज नज़र आ रहा है। तो क्लॉक वाइज नज़र आ रहा है तो आप एस कैसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे, इसको बढ़ा दे, तो ये एस का जो एंड है वो क्लॉक वाइज के अलॉन्ग है। तो ये क्लॉक, अगर करंट क्लॉक वाइज होगा तो साउथ पोल होगा, उस जिस एंड की तरफ से हम लोग देख रहे हैं वो साउथ पोल होगा। फिर अगर मान ले रहा हूँ कि करंट अगर ऐसे जा रहा होता, ऐसे ऐसे करंट आ रहा होता ऐसे,
तो आप इधर से देख रहे हैं तो आपको कैसे नज़र आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एन लिखते हैं तो ऐसे, एन को थोड़ा इधर की तरफ बढ़ा दे, इसको इधर की तरफ, तो एन नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आप करंट कैरिंग कंडक्टर में जिधर से देख रहे हैं उधर पर डिपेंड कर रहा है। अब आप इधर से देखेंगे, जब मैं मान लो करंट इधर से बाहर आ रहा है और इधर अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है और यहाँ पर डॉट है, बाहर आ रहा है। तो आप थंब को फिंगर की तरफ कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इधर होगा, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं, है ना, इधर की तरफ। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो गया। अब आप इधर से देखेंगे, इधर से, तो आपको कैसे नज़र आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इधर से देखें तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगा, तो नॉर्थ पोल हो गया। आप इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज नज़र आएगा, तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। या आप एक डिसाइड कर लिए कि ये नॉर्थ पोल है तो दूसरा ऑब्वियस ही बात है कि साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरह से आप करंट कैरिंग लूप का डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। एक्सिस पर ही निकाल सकते हैं, और जगह तो डायरेक्शन अलग अलग होता है ना, सिर्फ एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और जगह और वहाँ पर तो एक सर्कुलर लूप पर, छोटा छोटा सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेट करना। यहाँ पर इधर की तरफ होगा, इधर पर यहाँ, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखें, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2, अगर रेडियस ये है, करंट फ्लो कर रहा है तो इस तरह से हो गया। अगर ये क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। इसको साउथ एस को लिखे तो ऐसे की तरफ लिखेंगे, ऐसे, और नॉर्थ पोल को लिखेंगे तो ऐसे, एन लिखेंगे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अच्छा, एक बात और, कभी कभी आर्क के वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा, आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर्क के वजह से। जैसे यहाँ पर एक आर्क है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, साइड ए है। अब पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, तो आप जो सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे, ऐसे सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख रहे थे, म्यू नॉट I/2a, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, इसको लिख ले 2π/2π, 2π/2π। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जब 2π था तो नीचे 2π था। अब हमें थीटा एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब 2π एंगल बना रहा था तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा था। अब जब थीटा एंगल बनाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो म्यू नॉट I/2a, है ना, 2a थीटा। अब यहाँ 2π की जगह पर ये वाला जो 2π है वहाँ पर थीटा पुट कर देंगे, /2π, क्योंकि ये वाला एंगल कितना बना रहा था, ये वाला एंगल टोटल 2π एंगल बना रहा था, और ये वाला एंगल थीटा बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क के वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो, और रेडियस उसका A है तो, है ना। अब यहाँ आ जाता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री बना रहा है और करंट ऐसे आया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट ए बोल दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, करंट इधर से आया, ऐसे मूव करके ऐसे करंट चला गया, तो यहाँ पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो इस वाला वायर के वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हमने देखा था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से उसी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, बशर्ते कि लाइट पॉइंट जो है करंट कैरिंग वायर पर लाइन नहीं करना चाहिए। अगर इस पर होता तो जीरो नहीं होता, अनडिफाइंड होता, तो यहाँ पर जीरो हो गया। अब यहाँ पर भी करंट ऐसे जा रहा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो इसके और इसके वजह से तो जीरो हो गया। अब बचा आर्क के वजह से, आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन कैसे होगा, फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो थंब नीचे की तरफ जाएगा, थंब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अब बच्चा हमें निकालना है तो इसको लिख सकते हैं π/6, π/6 एंगल होगा 30 × π/180, π/6 हो जाएगा। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो B = लिखेंगे म्यू नॉट I/2π, 2a रेडियस मान ले रहा हूँ R है तो A की जगह पर R हो जाएगा, इंटू थीटा की जगह पर π/6 / 2π, है ना। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा आपको यहाँ पर सेंटर पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन करना है, इसके वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे,
यहाँ पर देखें तो इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस 4 वायर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। 2 और 4 के वजह से, क्योंकि इसी पॉइंट पर नीचे लाई कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट वायर पर नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से 0 हो गया, और 2 के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब इस आर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखे यहाँ पर कितना होगा आर के वजह से, तो इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। फिंगर को कर्ल करें करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, इसके वजह से, छोटे वाले वायर के वजह से। अब बड़े वाले वायर की वजह से, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो फिंगर को कर्ल करें अगर करंट के डायरेक्शन में ऐसे, तो थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो उस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा। अब इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक का वैल्यू ज़्यादा होगा, एक का वैल्यू कम होगा। तो ये वायर 3 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं B3 के वजह से, तो म्यू0 I/2R1 इंटू थीटा के जगह पर ये वाला थीटा दिया गया है, थीटा के जगह पर मैं एंगल ले लेता हूँ 60 डिग्री ले लेता हूँ, 60 डिग्री ले लेता हूँ, या थीटा भी ले सकते थे। तो यहाँ पर थीटा ही ले लें, जनरल ले लेता हूँ थीटा, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। और B1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले वायर के वजह से म्यू0 I/2R2, रेडियस R2 है, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। अब देखिए ये ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो माइनस कर देंगे। कौन ज़्यादा है, ज़्यादा छोटे वाले वायर की वजह से, इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट स्मॉल R1 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, R1 से डिवाइड कर रहा है, और यहाँ R2 से, जो ज़्यादा वैल्यू है, और सारे टर्म ऊपर के तो सेम ही है, तो सेम टर्म को कम से डिवाइड करें और एक टर्म को ज़्यादा से डिवाइड करें, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तो B3 में से B1 को माइनस कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा हमारा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप आसानी से निकाल सकते। बी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू0 I/2R1 है ना, 2R1 नहीं, 2 कर दे यहाँ पर, और थीटा बाई 2 पाई, ये सब कॉमन है, और बचेगा क्या, यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बी नेट मैग्नेटिक फील्ड। और ये किधर की तरफ, बाहर की तरफ, किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो है यहाँ पर आपको ऐसे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला एक्चुअल में 90 डिग्री दिख नहीं रहा, लेकिन ये 90 डिग्री बना रहा है, मान ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऐसे करंट आया और ऐसे चला गया, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला रेडियस R है, रेडियस R है, तो इस वायर के वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है, म्यू0 I/4πr हो जाएगा, 4πd के जगह पर। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल दे रहा हूँ, और इसको 3 बोल रहा हूँ। तो B1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि फिंगर को कर्ल करें तो थंब ऊपर की तरफ है, थंब के अलावा करंट रखें तो फिंगर कर्ल करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। तो यहाँ पर देखें कितना होगा, म्यू0 I/4πr, ये तो अंदर का। अब B2 के वजह से निकालेंगे तो ये वाला π/2 है, तो इसके वजह से B2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही जाएगी, इसके वजह से तो बाहर आ रही है, इसके वजह से अंदर की तरफ जाएगी। तो म्यू0 I/2R इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये वाला एंगल किधर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ। कर्ल करें फिंगर को करंट के अलावा, जिधर का थंब अंदर की तरफ जाएगा। अब इस वाले वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, ये वाला वायर 3 जो है इसके वजह से। तो आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमको इधर की तरफ रखें तो फिंगर यहाँ पर बाहर की तरफ आए, कर्ल करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी। तो इसके वजह से इस वाले वायर 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। अब कर्ल करके देख सकते हैं, आप स्ट्रेच करें, थंब के अलावा करंट को रखें और थप्पड़ मारे तो इधर बाहर, इधर की तरफ अंदर जाएगा, है ना, इधर की तरफ अंदर जाएगा और इधर की तरफ बाहर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही हो जाएगा, B3 = म्यू0 I/4πr ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है,
है ना, उसके वजह से भी ऊपर की तरफ था। अब इन दोनों को ऐड कर दे, ऊपर 1 और 3 को ऐड कर देंगे और B2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है कि कितना होगा, है ना। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान ले रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। स्टूडेंट इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे मूव करके यहाँ कहीं बैटरी लगा होगा, यहाँ पर करंट ऐसे आया, ऐसे होकर ऐसे चला गया। अब हमसे पूछ दिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस ये है और ये वाला डिस्टेंस भी है, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताया था, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू0 I बाई 2a इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, ये वाला। अब हमें डायरेक्शन पहले पता कर लें। तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये DA के वजह से, DA की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अगर फिंगर को इधर की तरफ कर्ल करें, थंब कर्ल करें अपने फिंगर को, तो थंब हमारा ऊपर की तरफ आएगा, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, डॉटेड आया, ठीक है। सिमिलरली अगर इस वाले पार्ट की वजह से देखें, ये वाले पार्ट की वजह से, इस वाले पार्ट की वजह से तो यहाँ 0 होगा, क्योंकि इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा और इसके जस्ट इसी लाइन में नीचे पॉइंट लाई कर रहा है, इसके वजह से भी 0 होगा। ये वाला बच्चा, इसके वजह से अगर फिंगर को कर्ल करें करंट के डायरेक्शन में, तो थंब नीचे की तरफ जाएगा, तो इसके तरफ से अंदर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाले हम दोनों के वजह से, तो पहले DA के वजह से B ड्यू टू DA कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें तो म्यू0 I बाई 2, A की जगह पर A ही है, A हो जाएगा, और थीटा कितना है π/6, π/6 डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1/12, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, और 12 इंटू 2 1/2, म्यू0 I बाई 24 ये हो जाएगा, किधर की तरफ, ये होगा हमारा ऊपर की तरफ आया था। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC निकाले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC कितना हो जाएगा, म्यू0 I बाई 2, A की जगह पर B है, इसका डिस्टेंस सेंटर जहाँ पर निकालना है, इसका रेडियस B है, ठीक है, B इंटू π/6, तो 1/12 हो जाएगा, π/6 डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये भी हो जाएगा म्यू0 I बाई 24B, लेकिन ये किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा 1/A माइनस 1/B। कौन सा वैल्यू ज़्यादा है स्टूडेंट, इसमें A वाला वैल्यू ज़्यादा है, A वाला वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि सेम क्वांटिटी को कम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ सेम क्वांटिटी को ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि B ज़्यादा है, B से ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगा और ये वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डिवाइड, तो B नेट हो जाएगा म्यू0 I बाई 24, तो कॉमन है 1/A माइनस 1/B। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो हो जाएगा B डिवाइडेड B माइनस A डिवाइड बाई 24AB, है ना, ये आंसर हो जाएगा। आपको दिया गया ऐसा कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे मूव करके ऐसे गया, यहाँ पर रेडियस बढ़ गया, यहाँ पर रेडियस बढ़ गया है, और करंट सेम ही I फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करके गया ऐसे, तो इस वाले आर्क के वजह से हम लोग करंट निकालेंगे, और इस वाले आर्क के वजह से ये वाला एंगल 5/2 है, 5/2 है ये वाला, तो रिमेनिंग ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 3π/2, 3π, तो वही फार्मूला लगाना है। और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, तो फिंगर को कर्ल करें इस डायरेक्शन में, कर्ल करेंगे तो थंब हमारा नीचे जाएगा, तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंडर होगा, और इसके डायरेक्शन में भी कर्ल करेंगे फिंगर को, तो थंब हमारा नीचे की तरफ जाए, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ठीक है। इस वाले आर्क के वजह से अब निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, PE के वजह से, B ड्यू टू PE के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा म्यू0 I बाई रेडियस कितना है R है, A की जगह पर R है, इंटू पाई, थीटा की जगह पर कितना है 3π/2,
3π/2 डिवाइडेड बाई 2π, तो 2π से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 to 4 8R, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं एस आर के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर के वजह से निकाले तो किधर की तरफ हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2। अब यहाँ पर रेडियस कितना है, 2R है, यहाँ पर रेडियस 2R है, पहले R था अब 2R हो गया, तो यहाँ 2R पुट कर दी इंटू थीटा कितना है, π/2 डिवाइडेड बाई 2π। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये जो है म्यू नॉट आई बाई 4 16R, म्यू नॉट आई बाई 16R किधर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना, वी नेट इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको ऐसा करता हूँ मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ एलसीएम सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 6 हो गया। ऐसा क्यों किया, लेकिन ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 6 म्यू नॉट आई बाई 16R क्यों किया ऐसा, प्लस आप समझ गए होंगे एलसीएम सेम करने के लिए 16R, बेस सेम करने के लिए। अब ये हो जाएगा 7 म्यू नॉट आई बाई 16R किधर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट। तो कोई ये क्वेश्चन दिया था कि करने के लिए हम आंसर करके कमेंट बॉक्स में देने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने किया, मैं बता देता हूँ। अब मान ले रहा हूँ कि करंट इधर आई कैप है, एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है जे कैप, और इधर की तरफ एक्स एक्सिस जेड एक्सिस है के कैप, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट इधर से ऐसे गया और ऐसे जा रहा है, यहाँ पर एरो उल्टा हो गया थोड़ा सा इधर की तरफ, तो हम लोग इसके वजह से पहले करंट निकालते हैं। एलिमेंट 1 मैं इसको 1 2 3 नेम दे देता हूँ ताकि आसानी होगा, इसको 1 इसको 2 और इसको 3 बोल देता हूँ। अब पहले इस पार्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इस पॉइंट पर हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इससे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वाला इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, आ रहा है इनफाइनाइट से ऐसे करंट, ऐसे सर्कुलर लूप बना जिसका रेडियस R है, ये एक्स वाई प्लेन में, ये वाला एक्स जेड प्लेन में है, ये भी एक्स जेड प्लेन में। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपने थंब को इधर की तरफ रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर थप्पड़ मारेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, डायरेक्शन हमारा इस तरफ अपने थंब को रखें और अपने पाम को ऐसे करेंगे तो पाम हमारा ऊपर की तरफ आएगा, थंब की तरफ रखेंगे तो पाम इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ आएगा। अगर इधर की तरफ निकालना रहता तो पाम नीचे की तरफ जाता, नीचे की तरफ ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ऐसे फील्ड लाइन्स बनता है ना इसका, तो यहाँ पर ऐसे जाएगा। आप थंब को रखें और इस पॉइंट पर निकालना तो थप्पड़ मारेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर रखेंगे थप्पड़ मारेंगे तो आपका पाम ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से ऊपर की तरफ आएगा, B1 ऊपर की तरफ आएगा, यानी जे कैप की तरफ। तो B1 किसकी वजह से, B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी की जगह पर R है स्टूडेंट, यहाँ पर D जो होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यहाँ R हो जाएगा म्यू नॉट आई, अब म्यू नॉट आई बाई 4, यही आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4R किधर के तरफ स्टूडेंट, जे कैप के तरफ। अब निकालते B2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, B2 के वजह से, B3 के पहले वजह से निकाल लेते हैं, उसके बाद B2 के वजह से निकालेंगे। B3 के वजह से देखिए, तो अब यहाँ पर अब आप पाम इधर की तरफ रखेंगे और थंब को इधर की तरफ रखेंगे, और इस पॉइंट पर पाम को अगर थप्पड़ मारेंगे अब, तो करंट अगर इस तरह से रखें, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और थप्पड़ मारेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इस तरफ आप थंब को रखें और इस पॉइंट पर अपने फिंगर को ऊपर की तरफ करें, पाम ऊपर की तरफ जाएगा, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R हो जाएगा, किधर की तरफ, जे कैप की तरफ। अब B2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, कितना आएगा, B2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो फिंगर को अपना कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब किधर, स्ट्रेच थंब इधर की तरफ आएगा, जेड एक्सिस की तरफ। देखें आप फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे XY प्लेन में तो थंब आपकी तरफ आएगा, यानी जेड एक्सिस की तरफ आएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नट आई बाई 2r, म्यू नट आई बाई 2r हो जाएगा। और किधर के तरफ, म्यू नट आई बाई 2r इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाई, तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 2, पाई डिवाइड बाई 2 पाई, तो हाफ हो जाएगा। ऐसे लिख ही देता हूँ कहीं आप लोग, पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्योंकि थीटा का वैल्यू पाई है तो हाफ हो गया। म्यू नट आई बाई 4r, म्यू नट आई बाई 4r किधर के तरफ, के कैप के लो, वेक्टर क्वांटिटी है ना, सब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 2 पर निकाले तो कितना आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब सबको ऐड कर देंगे हम लोग, सबको ऐड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नट आई बी नेट इक्वस टू म्यू नट आई, सब में कॉमन है, डिवाइड बाई 4 पाई, 4 कॉमन है सब, ठीक है, म्यू नट आई बाई 4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा, ये तो दोनों 4 पाई यार दोनों में कॉमन है, तो ऐसा लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लो, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं एक साथ, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बी नेट इक्वस टू ये हो जाएगा हाफ म्यू नट आई बाई 2 पाई आर, दोनों ऐड हो जाएंगे, जे कैप के लो प्लस हो जाएगा म्यू नट आई बाई 4r के कैप के लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो दोनों का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर देंगे, नेट मैग्नीट्यूड निकल जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, ये कंडक्टर है ना, सब यूनिफॉर्म कंडक्टर तीनों कनेक्टेड है, इसका करंट सब में सबका रेजिस्टेंस R है, सबका रेजिस्टेंस R है और स्क्वायर है, स्क्वायर है सब साइड, इसका A है सबका साइड। अब हमसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पर कितना होगा, यहाँ सेंटर पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इधर से करंट आई आ रहा है ऐसे, फिर इधर से आई जा रहा है, इधर से करंट आई आ रहा है और इधर से भी आई जाएगा, इधर से करंट। अब इसमें यहाँ पर आएगा तो रेजिस्टेंस दोनों पार्ट का अलग अलग है, इसका 3R है, इसका R है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले इसको पॉज करके आप लोग आंसर कैलकुलेट कर ले, उसके बाद आंसर को देखना। तो यहाँ पर करंट कुछ और जाएगा और यहाँ पर करंट कुछ और जाएगा, तो इसको मैं मान ले रहा हूँ करंट I1, इसको मान ले रहा हूँ करंट I2, इसमें जो करंट जा रहा है। अब करंट नोन हो जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा, सबके वजह से ऐसे यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और ये वाला 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, अगर ये नोन हो जाए कि इसमें कितना करंट फ्लो होता है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग के कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो एंगल ऐसे θ1 और θ2 होता है, और ये डिस्टेंस d दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस I करंट जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका फार्मूला तो आप लोगों को पता ही था, म्यू नट I बाई 4 पाई डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही फार्मूला था, ठीक है, साइन θ2। तो इस तरह से फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। उससे पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट निकालेंगे तो इसमें 3R रेजिस्टेंस है, इधर R रेजिस्टेंस है। तो अगर ऐसे लिखें इसको, मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था अभी का, अगर एक रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टेंस R1 है, तो मैं निकालना बताया था कि ये R2 A है, R2 और इसको R1 माने। अगर हमें करंट इसमें I2 निकालना है, I2 निकालना है या I1 A है, अगर I2 निकालना है तो कैसे करेंगे, दूसरे आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों का सम इंटू करंट I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट, और हो जाएगा I2 इक्वस टू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दोनों अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों का सम इंटू I। तो यहाँ पर देखें अपोजिट आर्म कितना होगा,
R2 का वैल्यू 3R है और इसका वैल्यू R है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, करंट I2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई 3R प्लस R 4R हो जाएगा इंटू I इक्वल्स टू हो जाएगा I/4। तो इसमें करंट कितना जा रहा है स्टूडेंट, I2 का वैल्यू I/4 आ रहा है, I/4 आ रहा है। और इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 का वैल्यू, तो I में से माइनस कर देंगे 3I/4। ये करंट अब निकल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, अब फार्मूला सिर्फ अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालें तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर करंट I/4 पर हो रहा है और θ1 θ2 45 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, साइड ए है, तो यहाँ पर तो डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। डायगोनल पर इसका यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ये वाला A/2 होगा। तो म्यू नॉट I/4 पाई डी के जगह पर कितना होगा, A/2 है ना, A/2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 है ना। इस वाले एक इसको 1 2 3 4 बोल दे रहा हूँ, तो B1 के वजह से B1 हो गया। डायरेक्शन निकाल ही सकते हैं, डायरेक्शन किधर होगा, थंब को इधर रखेंगे, इस पॉइंट पर थप्पड़ मारेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। फिर इस वाले करंट के लाऊंगा, अपने थंब को रखें और इस पॉइंट पर थप्पड़ मारे तो पाम अंदर की तरफ जाएगा। फिर इधर की तरफ करंट रखेंगे और थप्पड़ मारेंगे तो पाम अंदर के, तीनों के वजह से पाम अंदर जा रहा है, तो ये एक ही डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और I की जगह पर I/4 होगा, सॉरी I की जगह पर I/4 होगा। आपको I नहीं पुट करना, ध्यान रखना इस बात का, I/4। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I/4 इंटू 2 पाई A इंटू 2 डिवाइड बाई √2। अब यहाँ से √2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया तो इतना आंसर आ गया, अंदर की तरफ इतना आ गया एक के वजह से। तो अगर तीनों के वजह से हम लोग निकालें स्टूडेंट, तीनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबके वजह से सेम ही होगा। जैसा इसके वजह से हुआ था वैसा ही हम इसके वजह से भी निकाल सकते हैं, ऐसे इसके वजह से भी निकालेंगे तो क्या होगा, A भी 45 A भी 45 और ये वाला डिस्टेंस A/2। तो जैसा ऐसा बन रहा था वैसा ही यहाँ भी बनेगा, सिमिलरली वैसा ही इसके वजह से भी बनेगा। तो सबके वजह से तो सेम मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग इन तीनों के वजह से निकाल ले, B1 B2 B3 के, तो ये पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट I/4 पाई A इंटू 1/√2। इसको ऐसे ही रख देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। अब बचा हमारा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। इसमें करंट कितना जा रहा है, 3I/4। I की जगह पर यहाँ 3I/4 पुट करेंगे और इसका रेजिस्टेंस R था, उसका तो हमने काम कर लिया। तो अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सेम सिचुएशन बनेगा, 45 डिग्री। ये वाला अगर ज्वाइन करें हम लोग, ये वाला ज्वाइन करें यहाँ पर, तो ये वाला A/2 हो जाएगा और ये 45, ये भी 45 हो जाएगा। ये भी 45 एंगल बनाएगा, ये भी 45। तो सेम ही फार्मूला लगा देना है बस, डायरेक्शन लेकिन इसके वजह से ऊपर की तरफ आएगा। देखें, थंब को आप इधर रखेंगे और इस पॉइंट पर अगर आप थप्पड़ मारें तो आपका पाम ऊपर की तरफ जाएगा। आप करंट के अलॉन्ग अपने थंब को रखें और थप्पड़ मारें तो ऊपर की तरफ आपका पाम जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, B4 कैलकुलेट करता 4 के वजह से, तो ये वो म्यू नॉट I की जगह पर 3I/4, म्यू नॉट I/3। उसके बाद 2 पाई 4 पाई A 4 पाई D होता है, 4 पाई A की जगह पर कितना वैल्यू पुट करेंगे, A/2, 4 पाई की जगह पर A/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि साइन 45 वो साइन 45 किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, आप सिंप्लीफाई करें तो दोनों वैल्यू सेम आएंगे। देखें यहाँ पर 3 म्यू नॉट
आई बाई 4 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखें 2 से, और इस 2 से यहाँ पर 2√2 बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2। तो म्यू नॉट आई पाई ए डिवाइड बाई 1/√2, किधर की तरफ, डॉट ऊपर की तरफ। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, देखें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। बी नेट इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको IIT JEE मेडिकल में पूछे जा सकते हैं, IIT JEE में जनरली पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ IIT JEE में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब क्या किया, इधर से करंट आ रहा, एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर सकता है आसानी से। इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, इसका रेजिस्टेंस R दिया गया था, पूरे लूप का रेजिस्टेंस R। अब इधर से करंट आया I, इधर से करंट I आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ I आ रहा है। अब ये करंट जो है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इधर और एक इधर, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि करंट इधर जा रहा है तो कुछ R1 मान ले रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन में हो रहा था, ये R1 हो रहा होगा, ये R2 हो रहा होगा। तो देखें, तो इसमें अगर करंट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा, I1 का वैल्यू करंट ज़्यादा होगा, ये I1 माने तो इसके वजह से इसमें करंट I1 मान ले रहा हूँ, और इसमें जो करंट होगा I2 मान ले रहा हूँ। तो इसके वजह से जो करंट होगा यहाँ पर वो ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, और इसमें करंट कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेकिन एंगल ज़्यादा बना रहा है। तो दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और इस बाहर वाले पार्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो बाहर आएगा। अब दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल आएगा। आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस कि 2 पाई एंगल बना रहा है तो रेजिस्टेंस R है, तो थीटा एंगल बनाएगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, उससे करस्पॉन्डिंग करंट निकाल लेंगे। करंट निकाल लेंगे तो या इसके वजह से, इस R के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इस वाले R के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, और यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और इन दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 तो होगा ही, है कि नहीं, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी बेस पर बेस्ड अगर पूछा जा सकता है कि ऐसा करंट आया और ऐसे चला गया, तो करंट आएगा तो क्या होगा, ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, I/2, I करंट हो रहा है, I/2 क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आधे वाले पार्ट की वजह से अंदर जाएगा, और इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, और दोनों की वजह से इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो एंगल जो होगा यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में नेट मैग्नेटिक फील्ड कोई भी एंगल पर बना दे, कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा, ऐसे बना देगा, 45 डिग्री एंगल दे देगा, थीटा या कोई भी एंगल, जनरल फॉर्म थीटा लिया था, यहाँ पर सेंटर पर 60 डिग्री भी बना रहा होगा, तब भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। कुछ करंट इसमें ऐसे जाएगा, कुछ करंट आ जाए, तब भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 आएगा, क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा हो जाएगा और इसमें करंट कम हो जाएगा, और दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो 0 होगा। ठीक है।